हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? अ, कल कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से मुझे इस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाना पड़ रहा हूँ। और ये बहुत एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या बोलूँ, एक तरह की ये नेग्लिजेंस है। एक तरह की एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना मरीजों को पता है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता है, और अगर पता है तो उस चीज़ को एक लापरवाही में बदल दिया जाता है, सच नहीं बताया जाता। मेरे एक पेशेंट अभी कल उनको बहुत सीवियर हेडेक हुआ, बीपी बहुत बढ़ गया, तो मैंने उनको हॉस्पिटल भेज दिया। पेशेंट को एडमिट हुए हुए 8-10 घंटे हो गए तो उसका हेडेक जा नहीं रहा था। बीपी का कारण नहीं समझ आ रहा था, बीपी इतना ज़्यादा हाई क्यों हो गया। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपका सीटी एमआरआई वगैरह कुछ कराए इन लोगों ने? ऐसा तो नहीं कोई ब्रेन में कोई हाइपरटेंशन रहता था? तो मैंने कहा कहीं ब्रेन में कोई लीक हो गया हो, कोई हेमरेज हो गया हो हल्का फुल्का जिससे नहीं पता चल रहा हो, सब इग्नोर्ड हेमरेज हो गया हो, कुछ भी हो गया हो। तो बोलता है जी मैंने, कहते नहीं जी ऐसा तो कुछ कराया नहीं। मैंने कहा मेरी डॉक्टर से बात कराऊं। तो जो ड्यूटी पे डॉक्टर थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सा हॉस्पिटल था, क्या था, बड़ा हॉस्पिटल है, तो वो नोएडा का कोई हॉस्पिटल था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कहता जी हमें जरूरत नहीं लगी एमआरआई कराने की। तो मैंने कहा डायग्नोसिस क्या है? तो कहते पता नहीं। तो मैंने कहा फिर कराओ। कहते सर करा तो लेंगे लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होगी। मैंने कहा क्यों नहीं होगी? ये हमारा तो 5 बजे के बाद रिपोर्टिंग होती नहीं। तो मैंने कहा आप अपने फिल्म होंगी ना, फिल्म को अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज दो तो वो बता देगा कुछ है या नहीं है। यकीन मानिए मेरा माथा पच्ची एक हो गया उन लोगों से बहस करने में, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए कि इनका एमआरआई हम। तो मैंने कहा पेशेंट को शिफ्ट कर दो यहाँ से अगर आपके बस का नहीं है तो। मेरे मन में ये सवाल है, मैंने उनसे इतना ही पूछा, कहता जी हम तो स्ट्रोक में कराते हैं, मतलब पैरालिसिस का अटैक हो जाए या ब्रेन में कुछ हो जाए हम तब कराते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ भाई, जब टेस्ट ही नहीं कराओगे तो पता कैसे चलेगा कि इसको कुछ हुआ है नहीं हुआ है? तो स्ट्रोक में तो कराते हो, मतलब जब तक पेशेंट को खुद बीमारी बढ़ ना जाए, जब तक उसका एक हाथ पैर पैरालिसिस हो ना जाए, तब तक हम नहीं कराते हैं। वाह! मैंने कहा भाई फटाफट कराओ इसको, नहीं तो पेशेंट को कहीं और भेज दो। मैं आज ये वीडियो क्यों बनाने जा रहा हूं? क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट जब शुरुआत होती है तो कई बार तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता, कई बार पता चल जाता है। पहले तो अर्ली सिम्टम आपको पता होने चाहिए कि स्ट्रोक के, पैरालिसिस के अर्ली सिम्टम क्या होते हैं और शुरू के 2 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये मैं वार्निंग दे रहा हूं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी डॉक्टर से, जो जूनियर डॉक्टर हैं या सीनियर डॉक्टर हैं जिन्होंने हॉस्पिटल अपने खोले हुए हैं। मैं बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, उसको क्यों नहीं कर रहा हूं वो भी बताऊंगा। देखो जब स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि ब्रेन में या तो कोई खून जम गया है, पैरालिसिस हो गया, या फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब सिम्टम ये है जी, अचानक बोलते बोलते अचानक आवाज चली गई, या जबान में लड़खड़ाहट हुई, महसूस हुई, ठीक से बोला नहीं जा रहा है, या फिर बोल रहे हैं तो उसको समझ नहीं आ रहा है कुछ ठीक से। आप उनको बोलो बटन बंद करने तो बटन नहीं बंद कर पा रहे। तो मतलब सेंसोरियम कुछ ऑल्टर्ड हो गया। एक हाथ में सुनपन हो रहा है, एक हाथ में वीकनेस आ गई है, या पैर में वीकनेस आ गई है, उठाया नहीं जा रहा है, या बेहोशी सी छा रही है, पेशेंट को होश में नहीं है। तो बड़े सारे सिम्टम ऐसे होते हैं, या एक साइड का मुंह टेढ़ा हो गया अचानक, ठीक है, तो कुछ ऐसे सिम्टम है, या बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है। और कई बार खाली सीवियर हेडेक भी होता है, कुछ और नहीं होता। ब्रेन हेमरेज में खाली सीवियर हेडेक भी हो सकता है, शुरू में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्रेन की नस फट चुकी है। लेकिन साथ में बीपी फ्लक्चुएशन अगर होते हैं तो और शक को गहरा कर देता है ये। जब अचानक बीपी फ्लक्चुएट होते हैं तो तब लगता है कि हाँ यार कुछ तो हुआ, इसको अचानक क्यों हो रहा है ये सब। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है, आप आजू बाजू के जब हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे वो 40 बेड का है, 50 बेड का है, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे इन हाउस उनके पास सीटी स्कैन या एमआरआई नहीं होता। और हालांकि इस हॉस्पिटल में था, लेकिन यहां पे रिपोर्टिंग का चक्कर था, यहां न्यूरोलॉजिस्ट नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ऐसी जगह जाओगे, और कई बार डॉक्टर्स को पता भी नहीं होता, वो क्या करते हैं जी, अच्छा जी सीटी स्कैन तो करा लिया, एमआरआई करा लिया, उसमें पता भी चल गया उनको कि खून जमा हुआ है, ब्लड वहां पे जम गया है, और अभी शुरू के 2-3 घंटे में अगर आप इंजेक्शन दे दें उसको डिसॉल्व करने का तो पेशेंट की जान बच सकती है। लेकिन वो क्या करते हैं, 2 तरह के इंजेक्शन होते हैं। एक होते हैं उसको खोलने का, नाड़ी को खोलने का, जैसे कि हम हार्ट की ब्लॉकेज खोलने में पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज देते थे। इसी तरह के इंजेक्शन ब्रेन की नस खोलने के लिए भी आप दे सकते हो, खून की नाड़ी को। लेकिन वहां जो ब्रेन की नस होती है
उसको खोलने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर्स को अवेयरनेस नहीं है। पहली चीज़, हर जगह पे न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, हर जगह पे सीटी स्कैन नहीं है, हर जगह पे एमआरआई नहीं है, और अगर सीटी स्कैन है भी तो रिपोर्टिंग करने वाला कोई नहीं है। अब सीटी स्कैन हो भी गया, पता चल भी गया, आपने चलो आजू बाजू भेज के करा दिया, अब आपको पता चल गया जी वहाँ तो क्लॉटिंग है, आप पेशेंट को क्यों नहीं रेफर कर देते कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको आप उसका ब्रेन, या तो आपको या तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट को बुला लो फटाफट, या उससे डिस्कस कर लो सर ये प्रॉब्लम है, उसको ब्लड 2 घंटे के अंदर अगर उसको आप उसकी खून की नाड़ी खोलने का इंजेक्शन दे दोगे तो पेशेंट बच सकता है। नहीं तो एक बार पैरालिसिस हो गई, एक बार वो सब पेशेंट बस फिर बिस्तर पर पड़े रहते हैं महीनों तक और सालों तक। तो ये बहुत क्रूशियल मूवमेंट होता है शुरू के 2 घंटे। पहली चीज तो डायग्नोस टाइम पे हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, टाइम पे पहुंच भी गया तो वहां के स्टाफ ने उसको लटका दिया, आधा तो उसको शिफ्टिंग में, चलो मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आप डॉक्टर को जरा सा भी डाउट, देखो हार्ट अटैक के मामले में तो पेशेंट आजकल रेफर कर दिए जाते हैं फटाफट, छोटे सेटअप वाले कहते हैं कि फटाफट ले जाओ बड़े सेटअप पे, या एंजियोप्लास्टी हो जाएगी, हो जाएगा, ठीक है। अब कोई गरीब आदमी होता तो वो मर जाता बेचारा, वो कहता जी मैं कहाँ जाऊँ बड़े हॉस्पिटल में, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो यहाँ की कहानी अलग है, अगर पैसे नहीं है, फलाना नहीं है, तो फिर सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, कोई मना नहीं करेगा ऐसे पेशेंट को। लेकिन प्रॉब्लम छोटे हॉस्पिटल्स में, छोटे शहरों में आ सकती है। इवन दिल्ली जैसे शहर में मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़े शहरों में भी देखा है कि पेशेंट को पैरालिसिस हो चुकी है, इनिशियल 2 घंटे में वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और मालिक उसको नहीं बता रहा है, पेशेंट का कंसल्टेंट उसको नहीं बता रहा है कि आपको अपने पेशेंट को जरूरत है इसकी खून की नाड़ी को खोलने की। सिर्फ खून पतला करने के इंजेक्शन दे देते हैं, एक खून के सर्कुलेशन को बढ़ाने का इंजेक्शन देते हैं, एक टैबलेट दे दी हमने जी इसको एंटीप्लेटलेट, और पेशेंट को बोलते हैं हमने खून पतला करने के इंजेक्शन शुरू कर दिए। अब अटेंडेंट सोचता है यार कर दिए होंगे तो बढ़िया ही है ना, लेकिन वो खून पतला करने के इंजेक्शन होते हैं, खोलने के नहीं होते, समझे। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी बोलते हैं उसको, खोलने वाले को, वो नहीं होता। कुछ जगहों पे दिया जाता होगा, देते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सब जगह ऐसे, लेकिन ज्यादातर छोटे सेटअप में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ इन्वेस्टिगेशंस नहीं होते हैं, सीटी स्कैन नहीं होता है, एमआरआई नहीं होता, आजू बाजू अगर होता भी है करा भी लिया तो फिर करने आगे का प्रोसेस। देखो छोटे हॉस्पिटल को क्या करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, अगर आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, आप अपनी फिल्म वगैरह या जो भी रिपोर्ट है अपने न्यूरोलॉजिस्ट को फोन पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे भेजें, उससे डिस्कस करें, हो सके तो वीडियो कॉल करा के उसको पेशेंट दिखा दें। पेशेंट की जान बचानी इमीडिएटली जरूरी होती है। आप तो उसको लिख दोगे इंजेक्शन हमने लिख दिया, हेपेरिन का इंजेक्शन लिख दिया और बैठ के, और पेशेंट भी भगवान भरोसे ही होता है, कुछ अपने आप ठीक हो गए कुछ। तो सही राय देना, सही गाइड करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है। डायग्नोस करना किसकी जिम्मेदारी है? ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है। पेशेंट को अवेयरनेस होनी चाहिए इन सब चीजों की कि ये अर्ली सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम पता होने चाहिए पैरालिसिस के क्या होते हैं, और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। आप बिना सोचे समझे किसी का, बिना सीटी स्कैन या बिना एमआरआई कराए आप नहीं किसी को ट्रीटमेंट दे सकते, क्योंकि अगर दिमाग की नस फटी है तो अगर आपने खून का पतला करने का इंजेक्शन ऐसे ही दे दिया बिना बात के, जैसे दे देते कहीं बड़े तुर्रम खां अपने आप को समझते हैं, मैंने देखा है ऐसे 1-2 डॉक्टर्स को, तो उसकी ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी, पेशेंट नहीं भी जाना होगा तो ऊपर चला जाएगा। बहुत साल पुराने 20 साल पहले मैंने एक ऐसा डॉक्टर देखे थे, मैं नाम नहीं बता सकता हूं, जिन्होंने ऐसा करा था। अब तो वो हिस्ट्री पता नहीं कहाँ है, पेशेंट कहाँ क्या हुआ और क्या नहीं, मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन इतने ओवर कॉन्फिडेंट होके पेशेंट को ब्लड थिनर दे देने, पेशेंट को ब्लड एंटीप्लेटलेट दे देने बिना इन्वेस्टिगेशन के नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर 80% चांसेस उसके क्लॉटिंग के हैं तो 20% चांसेस ब्रेन हेमरेज के भी हो सकते हैं अगर पेशेंट का हाई बीपी है तो उसमें ट्रीटमेंट तो अलग ही है। हमारा बीपी कंट्रोल करना है, ब्रेन के सूजन की दवाइयां कम करनी है, वो देनी है, वहां पे आपको कोई आर्टरी खोलनी थोड़ी है। तो ये मैं जो बात बता रहा हूं कि जहां ब्लॉकेज होती है, जो क्लॉटिंग होती है, जिसको इन्फार्क्ट कहते हैं, अर्लीस्ट अगर 2 घंटे में, 2.5 घंटे में अगर आप इंजेक्शन दे दोगे, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे दोगे तो पेशेंट बच सकता है। लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल में लोगों को पता नहीं है, आरएमओ को पता नहीं है, पता होता है तो कोई कुछ ज्यादा एक्टिव उसमें रहते नहीं है, उनको ये लगता है कि पेशेंट ही चला जाएगा। तो बड़ी सारी चीजें, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है तो कहीं ना कहीं लैप्स रहता है, कम्युनिकेशन गैप हो गया, या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई नहीं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है तो बेटर होगा ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां पे इन हाउस सब कुछ हो, और इन हाउस न्यूरोलॉजिस्ट भी हो, इन हाउस फिजिशियन भी हो, इन हाउस हर चीज हो। तो ये पेशेंट ऐसे हैं जहां पे छोटे हॉस्पिटलों में इलाज कई बार मुश्किल हो जाता है, जैसे कि मेरे पेशेंट के साथ हुआ। भले अब उनको निकला है नहीं निकला वो एक अलग चीज है, लेकिन बताइए एमआरआई आपने लगा रखा है, कहते हैं रिपोर्टिंग नहीं होगी 5 बजे के बाद। तो हॉस्पिटल में बैठे तुम बाहर सड़क पर थोड़ी मशीन लगा के बैठे हो,
कोई लैब खोल के थोड़ी बैठोगे 5 बजे के बाद नहीं होगा, तो फिर आपने लगाया क्यों? फिर मैंने उनसे ये भी सवाल किया, अगर आपके पास पेशेंट स्ट्रोक का आता है, आप क्या करते हो? रात को अगर 6 बजे आ गया, 7 बजे आ गया, तो आप क्या करते हो? जवाब नहीं था उनके पास। तो मैं तो एक अवेयरनेस कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है, कड़वी सच्चाई यही है कि पेशेंट के अटेंडेंट को ये सब नहीं पता होता कि 2 घंटे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हार्ट अटैक में शुरू के 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि कई बार हम जानबूझ के चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, कई बार पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती। तो भाई जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट को आप रिफर कर दे तो प्राइमरी ट्रीटमेंट देके तो बेटर होगा, इनको तो ज़्यादा अच्छा होगा रिफर कर दें। हार्ट वाले को तो फिर एक बार को आपको इमरजेंसी देखनी पड़ती है कि कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो रहा, बीपी तो नहीं है, फलाना तो नहीं है, ढिमका तो नहीं है। ऐसे पेशेंट को तो फटाफट आप CT MRI कराओ, फटाफट डायग्नोस करो, फटाफट इलाज करो। और इस सब चीज़ों में 1 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए। पता चला वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ लाइन लगी हुई है जी, पेशेंट बाहर लेटा हुआ है CT स्कैन के, घंटा 1.5 घंटा उसमें होने में लग गया, बस इसी में कहानी पैदल होती है। वो जब आएगी, सर वो कह रहे हैं फिल्म दे दी हमने, रिपोर्ट तो हम शाम को देंगे। अब फिल्म देख के डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा है, वो भी लेके रख लेता, कोई बात नहीं, देखते हैं। अबे क्या देखोगे, तब तक तो मरीज का विकेट उड़ जाएगा। वो जो क्लॉटिंग है वो इतनी फैल जाएगी, इतना हो जाएगा कि फिर पेशेंट रिवर्सिबल नहीं हो पाती हैं। फिर सारी जिंदगी बस फिजियोथेरेपी के भरोसे, फिर वो बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं बाद में जाके। वो लकवा वाले डॉक्टर हैं जी, लकवा वाले, फलानी जगह झज्जर में लकवा वाले, फलाने हरियाणा में सोनीपत में लकवा वाले डॉक्टर है जी। फिर वो वहाँ ऐसी तैसी करते हैं, फिर नीम हकीम उसकी ऐसी तैसी करते हैं, मतलब कोई छोड़ता नहीं है। फिर कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ आज। T-शर्ट अच्छी लग रही है ना मेरी? सच्चाई कड़वी है लेकिन T-शर्ट मीठी है। क्या करूं यार, मैं तो खुद दुखी हो गया। मैं तो इसलिए छोड़ता भाई, ये संन्यास ले लूं, ये OPD तक ही ठीक है। तो जाइए, ये देखिए जरूर कि जहां पेशेंट को लेके जा रहे हैं, पैरालिसिस के पेशेंट, वो शुरू के 2 घंटे में अगर ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर 4-5 घंटे के बाद तो सब जगह इलाज बराबर है। अगर आप 5-6 घंटे के बाद जा रहे हैं, 4 घंटे के बाद जा रहे हैं, फिर सब जगह इलाज बराबर ही है। फिर छोटे में ले जाओ, बड़े में ले जाओ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी ध्यान बता दूं, अगर रात को पैरालिसिस हुई है, सुबह लेके जा रहे हो, फिर सब जगह बराबर इलाज है, अनटिल अनलेस कि उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, स्वेलिंग इतनी बढ़ गई और डॉक्टर कह रहे हैं इसको अर्जेंट ऑपरेट करना पड़ेगा, फिर आपको शिफ्ट कराना पड़ सकता है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बड़े हॉस्पिटल के खर्चे बहुत ज्यादा है, तो आप सरकारी में ले जाइएगा। अगर छोटे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हो तो छोटे हॉस्पिटल के ये कंसल्टेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको वहां पे डायग्नोस करके टाइम पे इलाज कर दे 2 घंटे के अंदर, और वो हो नहीं पाता। सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल कुछ ज्यादा नहीं हो गया आज। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS लेकर आता रहेगा इसी तरह के पोल खोल गर्मा गर्म पटाखे वाले स्पाइसी टॉपिक। या जिसके साथ बीतती है ना, उससे पूछा करो, उन बेचारों को कुछ नहीं पता होता, और मरीज फिर धीरे धीरे बेहोशी में चला जाता है, हाथ पैर ऐसे ही रह जाते हैं, फिर वो घर वाले रगड़े जाए, पूरे कोमा में चला गया जी, फिर कोमा से बाहर आया जी, वेंटिलेटर पे डाल दिया जी। 1-1 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ता है इन पैरालिसिस के पेशेंट को। खर्चा तो आप सोच भी नहीं सकते कितना आता है। चलो, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली। तो डॉक्टर लोगों, सुधर जाओ जो नहीं सुधरे हैं, और जो सुधरे हुए हैं उनको मेरा सैल्यूट, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको मेरा सैल्यूट। जूनियर डॉक्टर को बोलूंगा जो ड्यूटी पे होते हैं कि आपका भी जिम्मेदारी है, खाली ये कंसल्टेंट का जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा एक्टिव होकर इलाज करो। अब 3-3 जगह ड्यूटियां करोगे, एक जगह सोओगे, एक जगह जागोगे, एक जगह खाओगे, एक जगह पादोगे, तो यही चल रहा है भगवान भरोसे ही। हर इंसान पैसा कमाने में, पेशेंट की ऐसी तैसी हो जाती है।